बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाज़रीन, मरियम नवाज साहिबा ने एबटाबाद में कारकुनों से आज खिताब करते हुए कहा कि इस सूबे को फंड्स की नहीं खिदमत से सरशार क़यादत की ज़रूरत है। दूसरी जानिब वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब आज कहते हैं IMF से मुज़ाकरात के हवाले से आज अच्छी खबर देंगे, जबकि सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा कि बरवक्त इंतखाबात के इनेकाद के लिए सिर्फ अदलिया से अब उम्मीद है। इस समेत दिन भर जो मौज़ूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। सर, IMF से मुज़ाकरात के आखिरी मराहिल में हैं। आज इसहाक डार साहब ने कहा है कि हम बहुत जल्द अच्छी खबर देंगे इन मुज़ाकरात के हवाले से। अच्छी खबर जो है वो ये होगी कि आवाम के लिए बहुत बुरी खबरें हैं, और यानी अच्छी खबर ये होगी कि IMF से मुआहदा हो गया और आवाम के लिए बहुत बुरी खबरें हैं। और अगर अच्छी खबर ना हुई तो इसका मतलब ये कि IMF से मुआहदा नहीं हुआ और आवाम के लिए बहुत 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 बुरी खबरें हैं। यानी दोनों सूरतों में आवाम के लिए एक अजाब है। ठीक। अब डार साहब के अभी तक मुज़ाकरात चल रहे हैं जो हमारे पास इतला है, और वो किसी फैसला कुन नतीजे पे अभी तक बात नहीं पहुंची। और इतलात जो अभी तक हैं, अब ज़ाहिर प्रोग्राम लाइव जा रहा है तो हम उम्मीद करते हैं कि अगले चंद घंटों में कोई ना कोई बात सामने से निकल के आ जाएगी। लेकिन जो तशवीशनाक बात है वो ये है कि जिसका हम अंदाज़ा पहले भी लगा चुके हैं, वो ये है कि 3 तारीख, यानी जो 3 तारीख गुजर गई है, 3 फरवरी, उस दिन पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर जो हैं वो 2.9 अरब डॉलर, यानी 3 अरब से नीचे। और ये बात हम पहले भी कर रहे थे क्योंकि वो काफ़ी दिन के बाद स्टेट बैंक बताता है। तो आज स्टेट बैंक ने बताया है अभी कुछ देर पहले कि 2.9 अरब डॉलर्स हैं, 3 अरब से नीचे। और IMF के साथ डार साहब ने कहा कि रात 12 बजे तक का वक्त है, होता है, और इसको देख। अच्छा, अब मसला ये है कि अमूमन इससे पहले ये जो मेमोरेंडम है, मेमोरेंडम फॉर इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज, MEFP, अच्छा, ये जो है ये अमूमन 48 घंटे पहले ये एक दूसरे से इसका तबादला हो जाता। अमूमन ऐसा भी होता है कि कम हो, लेकिन अमूमन ये होता है कि 48 घंटे, कोई ये 40 घंटे, एक दिन पहले, और फिर दोनों साइड्स उसको देख लेती हैं कि हाँ भाई ये ठीक है, और इसमें कोई एक जेर जबर पेश, कहीं एक हिंसा, कहीं कोई एक लफ्ज, कोई एक कमिटमेंट, कोई एक वादा। क्योंकि बहुत ही खौफनाक किस्म का इस वक्त जो है वो अदम एतमाद है IMF और पाकिस्तान के दरमियान। हुकूमतें तो, या हुकूमत पाकिस्तानी कहें, वो आम लोगों का तो इसमें क्या, इसका उनका लेना देना। तो वो जो है वो ये कह रहे हैं, जो मतलब हर चीज पे हुकूमत तैयार हो गई है, हर चीज। वजीर आजम जो हैं शहबाज शरीफ साहब, वो इस वक्त लाहौर में गालिबन, और वो वरना उन्हें तुर्की में होना था जी। और तुर्की की तरफ से फिर गालिबन ये, मतलब जो भी उनकी तरफ से कहा गया है, और बहुत बड़ा डेलीगेशन को जा रहा था, तो वहां इमदाद तो पाकिस्तान ने पहुंचाई है। पाकिस्तान दुनिया के उन मुल्कों में है जिनकी तरफ से, तकरीबन सारे ही मुल्कों की तरफ से मदद गई है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से शाम में भी और तुर्की में भी, दोनों मुल्कों में मदद गई है। कई मुल्क ऐसे हैं जो शाम, डेमास्कस नहीं भेज रहे मदद अभी तक, क्योंकि वो बशारुल असद ने वहां पे स्टैंड लिया हुआ है कि जी जो भी यहां पे मदद आएगी वो हमारे थ्रू ही आएगी। तो अमेरिका जो है वो वाइट हेलमेट्स के नाम से जो एक NGO काम करती है, जी। और बड़ा काम कर भी रही है इस वक्त, तो उनको USAID फंड कर रही है। तो अमेरिका उनके थ्रू ही अभी तक दे रहा है, क्योंकि अगर वो देता है बशारुल असद को, इसका मतलब है बशारुल असद को तस्लीम कर लिया। मैं इस पे बाद में आता हूं। लेकिन तो IMF जो है उसके साथ हर चीज पे हुकूमत मान गई है, बिजली के बिल, गैस की बिल, टैक्स कितने लगेंगे, क्या होगा, हर शर्त पे मान गए गालिबन
तो कोई कोई उनके सामने पाकिस्तान जो है वो बात नहीं कर सका ऐसी कि जो अपनी बात मनवाए। और बात गालिबन एक चीज की गारंटी पाकिस्तान नहीं दे सकता। ये तो गारंटी दे रहा है, हुकूमत दे रही है कि जी गैस का बिल भी बढ़ा देंगे, ये भी कर देंगे, ये भी कर देंगे, ये भी कर देंगे। एक तो किसी सूरत वो जो मराहत हैं अपनी जो काबीना है वो कम नहीं हो सकती जी, वो कम होगी तो हुकूमत गिरेगी। इस मरहले पे आप ये देखें कि जो खुद वॉलंटियर भी नहीं कर रहे लोग कि जी इस वक्त मुल्क के हालात खराब हैं, तो एक हुकूमत जो है जिसमें इत्तेहादी हैं तो वो कुछ कहें कि जी हम अपना नाम पीछे ले लेते हैं जी, हम वॉलंटियर, और वो ऐलान करें। देखिए लोगों के सामने कितना अच्छा मैसेज जाएगा कि एक वजीर का एक पावर है, एक एनर्जी है, एक मुशीर है, एक उसका वजीर है, फिर एक उसका कोई कुछ लोग ये कहें कि जी हम यहां पर इतने सारे मावनीन क्या करने हैं, मतलब मावनीन ही मावनीन है। तो हम ये मावन अपनी छोड़ते हैं, और जब हालात मुल्क के ठीक हो जाएंगे माशी तौर पे तो आप देखिए कितना अच्छा में। लेकिन कल भी 5 ऐड हुए उसमें, और आईएमएफ के ये टॉक्स अगर कामयाब हो जाती हैं तो उसके बाद कोई 10-12 और लाइन में लगे तैयार बैठे हैं, यानी वो सेंचुरी बनाने के चक्रों में है। तो मसला ये है कि अब ये तो होने से रहा, दूसरी गारंटी जो नहीं दे पा रहे वो ये गारंटी आईएमएफ ये कह रहा है कि जी आप हमें ये बताएं कि चाइना की तरफ से आपसे क्या बात हुई है, चाइना आपको दे रहा है पैसे, क्या सऊदी अरब आपको दे रहा है, कि यूएई आपको दे रहा है, क्या वर्ल्ड बैंक आपको दे रहा है। हम हमारे क्योंकि आईएमएफ ने अपने तौर पे देखें, हुआ ये था ना कि हमने आईएमएफ से लेने थे $1 अरब, और उस 1 अरब को दिखा के हमारे पास 1 अरब आ गए, 1 अरब आ गए, आईएमएफ आ गया, तो सऊदी अरब अभी दे रहा है, चाइना भी देगा, क्योंकि सबने कहा था कि आईएमएफ पहले कर देगा तो फिर हम सब देंगे, वर्ल्ड बैंक भी देगा, ये भी देंगे। देखो हमारे पास आईएमएफ एक तरह से लाइसेंस है, एक मैग्नेट है, एक मकनातीस है कि जिसको दिखा के आप दूसरे मुल्कों से और दूसरे जो बैंक्स हैं या जो अदारे हैं उनसे आप पैसे ले सकते हैं। अब मसला ये कि वो मकनातीस जो है वो आईएमएफ है। आईएमएफ कह रहा है कि हमने जो हमारे पास ये इतलात हैं कि वो जो दूसरे मुल्क हैं ये आपके पास हम पैसे दे भी दें तो वो शायद आपको पैसे नहीं दे रहे, तो आप हमें गारंटी दें कि ये मकनातीस आपके पास आ गया हमारा 1 अरब का, तो क्या इसको दिखा के दूसरे मुल्क दे देंगे पैसा। अब वो $13 अरब जो हैं जिसके बारे में, अब वो 10 अरब तो छोड़ देना जेनीवा वाले, वो तो साइड पे गए, वो जो $13 अरब थे जिसके बारे में ये बात की थी कि जी सऊदी अरब से वापस आके बाकायदा ऐलान हुआ था, यहां पर बिल्कुल खुशखबरी दी गई थी कि जी सऊदी अरेबिया इन्वेस्टमेंट करेगा और चाइना उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करेगा, और वो $13 अरब जो है उसमें आएंगे इन्वेस्टमेंट्स में और बाकी चीजों में। और उसके बाद वो उन्होंने कमर्शियल लोन्स जो हैं वो रोल ओवर हो जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो तो नहीं हुआ। हत्ता कि यूएई के जो की तरफ से भी इलामिये में उन्होंने अभी तक वो 1 अरब नहीं दिए आपको। तो इशू ये है कि शबाशी साहब यहां से यूएई गए थे, उन्होंने कहा कि 1 अरब देने हैं, इलामिये में नहीं है, मतलब वो कहीं भी नहीं है, मतलब जबानी कलामी चल रहा है ना, उसने कह दिया, उसने मुझे वादा कर दिया, उसने कह दिया, उसने कहा मैं दे दूंगा, उसने कह दूंगा, लिखत पढ़त में कहीं है ही नहीं। तो आज रात को अब इसाक डार साहब कहते हैं अभी चंद घंटे हैं हमारे पास, रात 12 बजे तक है ना, 9 तारीख 12 बजे तक है, तो उम्मीद हम करते हैं कि आज कुछ ना कोई ऐलान होगा, अब उम्मीद की जा सकती है। और ऐलान ये होगा कि उनके साथ एक हमारा एग्रीमेंट तय पा गया। बिल्कुल सर, दो हैं इस वक्त, तो 3-4 घंटे रह गए ना अभी, तो टॉक चल रही है वहां पे। तो या तो डार साहब आके कहेंगे कि हमारा उनसे एग्रीमेंट हो गया है, मेमोरेंडम साइन हो गया है, और मुबारक हो कौम को, और वो मुबारक हो के साथ ही पेट्रोल, डीजल, बिजली, गैस, ये वो एक तूफान महंगाई का अनाउंस हो जाएगा और वो चले जाएंगे। या तो ये होगा, या ये होगा कि वो कहेंगे कि जी हम जा रहे हैं, आपके साथ हमारी बातचीत नहीं तय हो सकी, और अब अगली ये जो इजलास हो रहा है, हमारे बातचीत हो रही है, ये आप जरा प्री कंडीशंस हैं, पहले आप ये शर्त पूरी करें, पहले ये शर्त पूरी करें, पहले ये शर्त पूरी करें,
पहले ऐसे करें, पहले ऐसे करें, पहले ऐसे करके दिखाएं, पहले ऐसे करके दिखाएं, पहले यूं करें, ये सारा पहले कर दें, यानी जिसको प्री कंडीशंस। और फिर उसके बाद हम वहां से वाशिंगटन से आपके साथ जूम पे वर्चुअली वीडियो लिंक पे किसी तरह से मुज़ाकरात जारी रखेंगे और यहां से वो चले जाएं, जो कि एक जिसके नतीजे में ये मार्केट थोड़ी सी जो स्टेबल हो रही है और चीजें वो क्रैश होनी शुरू हो जाएंगी। पहले आपको काम सारे करके देने पड़ेंगे उनको, पैसे आपके पास है नहीं, $8 अरब आपने वापस करने हैं, जो है वो जून तक जी बिल्कुल, और 22 अरब साल। अब मसला ये है कि और ये बिल्कुल आखिर, अच्छा यहां पर जाके मसला देखें, बात वही सारी है कि ये इसमें जो समझ से बाहर है, बहुत सारी चीज समझ से। एक तो यह है कि इस कदर मिसकैलकुलेशन कैसे हुई, मतलब मुतअद्दिद बार ये कैसे मुमकिन हुआ कि जी चलें, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा और शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा कि हमें इल्म नहीं था कि इतनी ज्यादा खराब है मईशत, तो चलें समझ में आ गया कि जी मईशत खराब है, बहुत खराब है, बहुत खराब है, बहुत है। लेकिन फिर ऐसे कैसे हो गया कि वो जो हमने चाइना और सऊदी अरेबिया और यूएई के साथ, वो तो अभी तो दौरे करके आए सारे। जो हमारे वजीर खारजा हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, वो रशिया से अमेरिका गए, तो अमेरिका में अब पाकिस्तान आके उन्होंने बयान किया, हम आईएमएफ से कहते हैं, मुतालबा करते हैं कि वो अपनी शराइत नरम करे। तो उधर क्या कोई बात हुई अमेरिकन ऑफिशियल से या नहीं हुई? इन दौरों का कोई मकसद हमें हासिल हुआ या नहीं हुआ? मतलब क्या हम क्या दुनिया में तनहा थे और ये सारा कुछ जो भी था वो हो गया, मगर उसके नतीजे में कोई फायदा हुआ मुल्क का या नहीं हुआ? देखिए ना, असल जो बात थी वो ये थी कि इमरान खान साहब की हुकूमत जो गई, तो और जहां बहुत सारी बातें हो रही थी, ये बात हो रही थी कि उन्होंने दुनिया में तना कर दिया। तो भाई अब हम दुनिया में तना नहीं है, तो अब आपने आके तो तन्हाई जो खत्म हुई, तो वो तन्हाई तो क्या थी कि आप नक्शे पे तो थे ना। ताल्लुकात हमारे पहले ही सबसे अच्छी बातचीत, दुश्मनी लड़ाई किससे हो गई थी? हमारी जंग तो किसी से नहीं हो रही थी। मसला ये कि उसके नतीजे में क्या कोई पैसों की बात हुई, कोई मुल्क में इन्वेस्टमेंट की बात हुई, क्या कोई मईशत संभली? असल मसला तो मईशत का है। तो ये मामला इनको हल करना, और ये एक दिन की नहीं है बात, ये तो पिछले कई महीनों से चल रहा है मामला। अच्छा, तो एक दफा आप कहते हैं ना कि यार ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे हो जाए तो यार ये इसका तैयार रखोगे, इस तरह से नहीं हुआ तो इस तरह करेंगे, इस तरह नहीं होगा तो यार ये दिन कम हो रहे हैं, मसाइल खड़े हो रहे हैं, बात वो नहीं मान रहे, मतलब क्या इश्यूज हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनको जरा, तो वो हल नहीं हो सके। तो ये बहुत ही एक तकलीफदेह अमर है कि चंद घंटों तक हमें, यानी 9 तारीख गुजर रही है, या तो वो अपना दौरा अपना स्टे एक्सटेंड करेंगे, यहां पे एक्सटेंड करेंगे, एक ऑप्शन ये भी है, बातचीत और चलेगी, या ये कि मुआहदा साइन हो जाएगा और उसके नतीजे में सारी चीजें हुकूमत मान चुकी है पहले ही, बस वो बाहर की गारंटीज नहीं हमें मिल रही कि बाहर के मुल्क पैसा देंगे नहीं देंगे, या ये है कि वो चले जाएंगे और जाके वो कहेंगे कि आप ये प्री कंडीशंस, ये काम पहले सारा करें, फिर हम आपको देंगे, फिर एक बहुत बड़ा माशी एक अदम इस्तेकाम खड़ा हो जाएगा मुल्क में। और उसके साथ ही ये सियासी अदम इस्तेकाम बढ़ गया। सियासी अदम इस्तेकाम इसलिए बढ़ गया है कि वो ये बात तो मैंने सुनी, हुकूमत के ही लोगों से मैं सुन के कह रहा था कि इलेक्शंस तो नहीं करवाने हुकूमत ने, और वही हो रहा है कि जी हुकूमत इलेक्शंस नहीं करवा रही। अच्छा, अब हुकूमत भी नहीं करवा रही, और आपकी जो खजाना है इस पूरी सूरत हाल के बाद, तो खजाना तो उनको तो महकमा खजाना के पास तो एक बहुत बड़ी लॉजिक है कि भाई हमारे पास तो पैसे ही नहीं है कि हम बार बार इलेक्शन कैसे करवाएं। और जो वजारत दिफा है उनकी तरफ से ये कह दिया गया है कि जी हम फौज भी इन दिनों में मसरूफ है, और हम भी जाके वहां पे जो है वो इलेक्शंस के, देखिए बड़ा एक फौज भी जब जाती है ना, एक तासुर ये है कि फौज जाती है तो वहां पर इलेक्शंस बड़े फेयर हो जाते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाते हैं। फौज तो बाहर खड़ी होती है, ये अलग बात है कि वो बाद में कुछ और निकल के आता है रिजल्ट्स में, तो फिर और इल्जाम लगते हैं, लेकिन वो इल्जामात की जद में वो सिक्योरिटी के लिए जाते हैं, वो आ जाती है फौज, तो वो बाहर सिक्योरिटी के लिए। और जो मुल्तान में हुआ है हाथापाई, और ये जिसमें आमिर डोगर साहब भी और मुस्लिम लीग नून के लोग भी गिरफ्तार हुए, फिर आज रिहा हो गए, दोनों के एक ही वकील थे, उन्होंने रिहा करवाया। एनीवे, तो इशू ये है कि अब इतनी तलखी में इतनी जो पोलराइजेशन हो गई है और इतना अदम इस्तेकाम बढ़ रहा है, उस बढ़ते हुए अदम इस्तेकाम में इलेक्शंस तो नहीं है, और ये वो बात है जो कि उस वक्त उनसे
मैंने तहरीक इंसाफ के लोगों से भी बहुत, इन्होंने कहा जी 100% खान साहब कह रहे हैं कि इलेक्शन होगा। मैंने कहा जी आप जरा चेक कर लें, तोड़ तो देनी है आपको असेंबलियां, ये तो प्रेशर तो बिल्ड होगा, लेकिन इसमें कोई गड़बड़ यहां पर तो नहीं है। यहां पर जो आप मिल रहे हैं, मुलाकातें हो रही हैं मुख्तलिफ रहनुमाओं की, आपकी कोई कैलकुलेशन या कोई किसी किस्म की गारंटी है कि इलेक्शन हो जाए? उन्होंने कहा आइन के तहत होगा, और नहीं होगा तो आर्टिकल 6 लगेगा। यही बात मैंने फिर दोबारा कही जो मैंने कल के प्रोग्राम में की, कि मैंने कहा आर्टिकल 6 लगाने के लिए तो आपको इलेक्शन करवा के हुकूमत में आना पड़ेगा। हुकूमत में आना पड़ेगा। अगर आप हुकूमत में नहीं आते तो आर्टिकल 6 किस पे, मतलब आप बाहर बैठे, देखिए ना, बाहर बैठे हैं, हुकूमत से बाहर हैं, तो आर्टिकल 6 कौन लगाएगा और किस पे लगेगा आर्टिकल 6? मतलब वजारत खजाना पे आर्टिकल 6 लगेगा, या वजारत दिफा पे लगेगा, या आईजी या पुलिस पे लगेगा, या किस पे लगेगा? अच्छा, गवर्नर कह रहे हैं कि हमारा तो काम ही नहीं है इलेक्शन करवाना, ये तो इलेक्शन कमीशन का काम है। मतलब उन्होंने भी खत लिख दिए अपने अपनी तरफ से। इलेक्शन कमीशन, अच्छा अब इलेक्शन कमीशन, फिर इलेक्शन कमीशन, वो इलेक्शन कमीशन, अब इलेक्शन कमीशन जो है वो एक आईनी अदारा है। वो खान साहब को अच्छा लगे बुरा लगे, लेकिन वो आईनी अदारा तो है, और मामलात वहीं जाके तय हो रहे हैं। तो खान साहब उनको मानते नहीं है, ठीक है, खान साहब को कहते हैं वो जानिबदार हैं, लेकिन करवाना इलेक्शन उन्होंने ही है। अच्छा डॉक्टर साहब, आज शेख रशीद साहब ने एक बात तो इसीलिए उन्होंने बात की खान साहब ने कि हमें आखिरी जो उम्मीद लगी है, हमें वो लगी है अदालतों से। लेकिन यहां पर, और अदालतें भी जो सुन रही हैं, ये जो आज भी उन्होंने सुना, एक तो वो टेरिन के हवाले से, वो तो पहली मार्च तक चला गया, लेकिन जो नैब तरामीम के हवाले से चल रहा है, जिसमें मखदूम अली खान साहब उस तरफ से, हुकूमत की तरफ से, और इमरान खान साहब के वकील बड़े जबरदस्त हैं। इमरान खान साहब के वकील वो हैं जिन्होंने, जो कि पनामा में नवाज शरीफ साहब के वकील थे, यानी ख्वाजा हारिस साहब। हाँ, ख्वाजा हारिस साहब हैं। तो ख्वाजा हारिस साहब जो हैं वो जबरदस्त तगड़े वकील हैं। उन्होंने जनाब वो दलाई दे रहे हैं बड़ी अच्छा। अब वहां से जनाब पता चल रहा है कि ये 650 अरब की करप्शन तो एक इसमें, ठीक है ना, 2400 अफराद की कोई लिस्ट है, और उसमें से, अच्छा पीटीआई दौर में भी तरामीम हुई थी ना नैब ऑर्डिनेंस। आपको याद है उस जमाने में ये होता था कि इमरान खान साहब और बाजवा साहब अक्सर जगह जाते थे और कहते ताजिरों के पास हम जाते हैं, तो ताजिर और सारे लोग कहते हैं कि जी सरमायाकार के नैब के अंदर, और नैब हमें तंग कर रहे हैं, नैब की शिकायत होती थी। तो उस वक्त तरामीम हुई थी, तो उस वक्त जो तरामीम में 550 लोगों ने उस वक्त फायदा उठाया, और अभी जो तरामीम हुई है वाह सुभान अल्लाह, उसमें 1850 लोगों ने किया। उसमें 69% जो है वो सरकारी मुलाजमीन है, 11% सियासतदान है, हाँ। और बाकी प्राइवेट 10% जो है वो प्राइवेट सिटीजन, बिजनेस ग्रुप्स या जो भी हैं। तो लेकिन इशू ये है सारा कि अदालत इसको सुन रही है, और उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट को दानिस्ता तौर पे इसको नामुकम्मल रखा गया है, ऑपोजिशन तो इसमें है ही नहीं, और एक ईमानदार वजीर आजम आया था और उनका इशारा था, जिसको 58(2)B के तहत हटा दिया गया, उनका इशारा था गालिबन मोहम्मद खान जुनीजो साहब की तरफ। मोहम्मद खान जुनीजो साहब के बारे में ये एक बात हमेशा रही हमारी तारीख में। तो अगर वो एक ईमानदार थे, बे सवाल ये पहता तो बाकी सारे क्या थे, ये भी तो है ना, मतलब वो ईमानदार थे तो बाकी सारे कौन थे। तो लेकिन बहरहाल अदालत में ये बात कही गई कि जी वो एक, और वो मोहम्मद खान जुनीजो साहब के हवाले से एक तारीख में कंसेंसस है कि वो बहुत ईमानदार आदमी। उनके बारे में भी बात होती है, मेराज खालिद साहब के बारे में लोग इसे एग्री कर सकते हैं, लेकिन हमने देखा सुना, मेराज खालिद साहब के बारे में भी कभी कोई बात नहीं हुई, और जो कि निगरान वजीर आजम थे। और मुइन कुरैशी साहब भी बाहर से आए थे, बाहर चले, उन्होंने क्या करना था, बलक शेख मजारी साहब काफी जी नहीं, लेकिन वो लूट मार करने नहीं आए थे। मुइन कुरैशी साहब जब आए थे ऑलरेडी स्टेबल, हाँ वो आए थे, बस उन पे यही था कि जी बाहर से आए हैं, और उनके पास यहाँ का कोई, उन पे तमाम जमातों का और इस्टेब्लिशमेंट का उनके ऊपर इत्तेफाक हो गया था, और वो मामला बड़ा खुश उसलूबी से हुआ था, सवाए इसके कि उनको इस बात का कि जी वो बाहर से आए तो बाहर से आए, उन्होंने इलेक्शन करवाया, और उस इलेक्शन पे कोई इल्जाम नहीं लगा, उस इलेक्शन पे कोई इल्जाम नहीं, जो 93 का इलेक्शन। एनीवे, अब मसला ये है कि ये अच्छा हमारे यहाँ इलेक्शन जो है ना, अब 90 दिन ऊपर नीचे होते रहे हैं इलेक्शन। मतलब हमारे यहाँ पाकिस्तान में इलेक्शन ऊपर नीचे होते रहे हैं। 88 का इलेक्शन जो था वो ऊपर नीचे हो गया था 90 दिन से, अच्छा, क्योंकि जावलक साहब का प्लेन क्रैश हो गया था। इसी तरह से फिर बेनजीर भुट्टो साहबा
की जब शहादत हो गई तो भी इलेक्शन थोड़ा सा आगे हो गया था, बिल्कुल। और कई दफ़ा तो फिर वो दरमियान में मार्शल और ये सारा हुआ तो फिर, लेकिन उसको छोड़ भी दें तो इलेक्शन अब महीना तो हो जाएगा तकरीबन चंद दिनों के बाद। तो खान साहब अब इस बात के ऊपर अब हो रहा है उनको कि उन्होंने कहा है कि अब अदालत ही जो है वो एक वाहिद फोरम ऐसा रह गया है जिस फोरम से उनको उम्मीद है जी। लेकिन अदालत जो है वो इसमें अगर वजारत खजाना और वजारत दिफा यानी फौज और आईजी पुलिस कह रही है हम भी तैयार नहीं है, कानून नाफिज करने वाले इदारे, खजाना, सारे हुकूमत, तो मुझे बताएं कि फिर और इलेक्शन कमीशन, तो इमरान खान साहब उसके बारे में पहले ही उनकी आ रहा, तो इलेक्शन कमीशन इस सबको बुलाया है ना, तो उन्होंने कहा कि हम तो नहीं कर सकते। वो इलेक्शन कमीशन के सामने कह रहे हैं कि हम तो तैयार नहीं हैं, हम भी तैयार नहीं, हम भी तैयार नहीं, और बड़े मसाइल हैं। तो इस पूरी सूरत हाल में वही वाली बात जो मैं पहले कह रहा हूं कि हर सूरत दो चीजें हैं इस वक्त सामने हुकूमत करता है। नंबर एक इमरान खान साहब की नाअहली और नंबर दो इमरान खान से गिरफ्तारी। अच्छा, तो ये अब दो चीजें जो हैं ये इस दौरान जब तक ये हुकूमत रहती है या जितना कंटिन्यू करती है, शायद पता नहीं अक्टूबर में भी इलेक्शन होते हैं, नहीं होते, आगे जाते हैं, क्या होते हैं, एक अभी तो आज तो बहुत ही गैर यकीनी के हालात हैं ना, क्योंकि IMF सारा डिपेंड करता है। जी, आप शेख रशीद के वाले से कोई बात? शेख रशीद साहब ने डॉक्टर साहब आज कहा है कि नई सियासी पार्टी की सरबराही की पेशकश हो रही है। नई सियासी पार्टी से उनका क्या मुराद है? और उन्होंने ये भी कहा पैट्रियट सिस्टम, तो क्या इसके इम्कानात मौजूद हैं या शेख रशीद साहब? नहीं, शेख रशीद साहब ने नाम लिया बाकायदा के पैट्रियट। अब एक देखें ना, एक तो इंटरनेशनल लेवल पे पैट्रियट मिसाइल्स हैं और एक जो है वो यहाँ पे पीपल्स पार्टी पैट्रियट्स पहले बन चुकी है। अब वो पैट्रियट पार्टी उन्होंने कहा कि कोई बन रही है और उन्होंने कहा कि मुझे सरबराही उसकी ऑफर हुई है, लेकिन मैंने कहा नहीं, किसी सूरत नहीं, मैं जो हूँ वो इमरान खान का साथ नहीं छोड़ूंगा। शेख रशीद साहब का जो केस है ना, वो एक शेख रशीद साहब कुछ लोग जो जानते हैं अच्छी तरह से, इतने अरसे से हम भी जानते हैं, शेख रशीद साहब अपनी गुफ्तगू जो करते हैं ना, उस गुफ्तगू में देखें ये जो बात उन्होंने की है ना, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इमरान खान की जान को खतरा है और खतरा अटैक हो चुका है। मतलब ये इस तरह का खतरा है कि एक अटैक हो चुका है, नहीं कहे तो वो तो खतरा सबको है, सबकी अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, लेकिन खान साहब कह उन पर अटैक हो चुका है ना। अब मसला ये कि उन्होंने कहा कि जरदारी साहब ने दो लोगों की या किसी तंजीम की खिदमत, वो फौरी तौर पर अब कहते हैं मैं किसी को नहीं बताऊंगा जब तक आर्मी चीफ, मैं बताऊंगा तो आर्मी चीफ के कान में बताऊंगा। तो आर्मी चीफ जो है, अच्छा उनसे शेख रशीद साहब से आपकी मुलाकात हुई? अभी तक उन्होंने कहा नहीं हुई, लेकिन जब होगी तो मैं उन्हीं के कान में बताऊंगा। अब वो मतलब है कि वो ये तो बड़ी अजीब सी बात हो गई, क्योंकि देखें वो कोई भी, फिर उन्होंने ये भी कहा कि मुझे किसी से मिलवाने की बात हो रही थी जी। इसका बड़ा सीधा सा तरीका है। शेख रशीद साहब एक मतलब अब जाहिर शेख साहब एक सियासतदान है, उनसे इसको एक सील करके ना नाम आराम से अपना, और ये कहेंगे ये मेरे पास इंफॉर्मेशन है, ये चीफ जस्टिस के हाथ में दी है मैंने, और ये मैंने आर्मी चीफ तक पहुंचा दी है, और ये इंश्योर करें। हाँ, वो जाहिर एस्टेब्लिशमेंट से कॉन्ट्रैक्ट हैं शेख, लेकिन अब वो चूंकि एक मामला सियासी बन गया बहुत ज्यादा, तो शेख रशीद साहब ज्यादती हो रही है। बिल्कुल है सर, इसमें कोई शक नहीं है। खतरात का जो जिक्र कर रहे हैं खान साहब, तो क्या हमारे इदारों को, सिक्योरिटी नाफिज करने वाले सीक्रेट एजेंसीज को नहीं पता होगा कि खतरात खान साहब को हैं? नहीं, वो शेख रशीद साहब ने कहा ना कि मुझे पता है और मैं नाम, उन्होंने कहा मैं सिर्फ आर्मी चीफ को बताऊंगा, किसी को भी बताऊंगा जी, हमें बता देते कम से कम हमारी। नहीं, ये बड़ी खौफनाक बात है, उन्होंने किसी को नहीं बताऊंगा, मैं आर्मी चीफ को बताऊंगा सर। तो आर्मी चीफ जो है, बहरहाल अब अल्लाह करे कि आजमाइश खत्म हो और ये जो तलखी और ये सारे मामलात हैं इससे निकले हैं, क्योंकि इतना अदम इस्तेकाम आ चुका है, बहुत ज्यादा अदम इस्तेकाम, लेकिन अदम इस्तेकाम अरूज पे है। खान साहब ने आज दोबारा जो उनकी बात हुई है उसमें उन्होंने, अच्छा मरियम नवाज साहब जो हैं वो अब उनको भी चैलेंजेस हैं जी, वो भी आजकल खिताब, हाँ वो नहीं, वो कुछ कोई देखे इशू ये है ना कि वो मरियम नवाज साहबा को अजीब सा माहौल मिल गया ना। एक तो पार्टी के अंदर वो आई थी कि वो जाहिर है कि झाड़ू वाड़ू फेरेंगी, वो अंकल वंकल से जान छुड़ाएंगी और नई की आदत लाएंगी सामने, और उस वक्त तक डार साहब मामला सारे ठीक कर चुके होंगे। वो डार साहब से मईशत नहीं संभली। अच्छा, मईशत
और क्या सियासत नहीं समझी नहीं डॉक्टर नहीं नहीं साहब? गड़बड़ बहुत बहुत। देखिए बात सारी ये है कि ये आदमी किसी हमाद अजहर साहब मैशत के आदमी नहीं है। जी। ये हमाद अजहर साहब से तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। असद उमर साहब भी पहली दफा वजीर खजाना बने थे, उनसे भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसहाक डार साहब तो आप समझ लेना कि पक्के वजीर खजाना है डॉक्टर साहब यूनिक के। मैशत के कैमल शाह साहब हैं। मतलब मैं और क्या मिसाल दूं, अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखे कैमल शाह साहब हमारे मोहतरम है। लेकिन मैं इसहाक डार साहब तो मतलब वो कबले जमाना कबले जियाउल हक या पता नहीं कहां से उनको मैं स्टार्ट करूं। वो तो मतलब है कि मतलब शौकत तरीन साहब भी कहते हैं कि मैंने बचपन से उनको देखा है। मतलब आईएमए वाले भी कहते हैं। नहीं देखिए डार साहब की ग्रिप है। मतलब उनको वो पूरे वजारत खजाना को जानते हैं, लोगों को जानते हैं, सेनेट में रहे हैं, वजीर खजाना। अब इशू ये है कि वो मिफ्ता इस्माइल के चक्कर में खुदा जाने सियासत में गड़बड़ क्या हुई कि नहीं मैं इसको, होता है ना कि नहीं ये वो एक पहलवान उतरा दूसरा उतरा, उसने कहा मैं इसको पटका मारूंगा, पहले इसको गिराऊंगा उनको, फिर बाद में सामने गिराऊंगा, पहले इधर गिराऊंगा, इधर एक धेंगा मुश्ती हुई, उसमें वो गड़बड़ हो गई। डॉलर पहले निकल चुका है हाथ से, पता नहीं लोगों को दिलचस्पी भी नहीं है कि डॉलर है ही नहीं कहीं पे, तो कितने का बाद में लोग सारे इंतजार कर रहे हैं कि भाई क्या होगा। तो मरियम नवाज साहबा को कोई मुनासिब वो नहीं मिला, एक ऐसा माहौल मिला है। नवाज शरीफ साहब कहां से आ रहे हैं, किसने कहा नवाज शरीफ आ रहे हैं? मैंने तो कभी भी नहीं, मैं तो पहले नवाज साहबा कह रही हैं मरियम नवाज साहबा तो कह रही हैं नवाज शरीफ साहब कहां नहीं आ रहे हैं। नवाज शरीफ साहब फिलहाल इस माहौल में वो आएंगे, वो फ्राइबन में छलांग मारेंगे, या पहले रौले कम पड़े हुए हैं। मसला यह है कि वो मरियम नवाज साहबा को ऐसा माहौल नहीं मिला जिस माहौल के अंदर वो अपनी कोई कंपेन कर पार्टी के अंदर भी अगर जाते हैं तो नहीं, इंतखाब हो ही नहीं रहा, तो इंतखाबी मुहिम कहां से? वो मरियम नवाज साहबा को भी पता है कि वो सारे अदारे जो कह रहे हैं उधर से उन्हीं के जो है वो वजारत खजाना भी कह रही है, उन्हीं की वजारत खुद हुकूमत में है वो। अब ये थोड़ी कि वो कहें कि ये राना सनाउल्लाह से पूछें तो इनसे, ये मैं तो अवामी नुमाइंदा हूं, वो हुकूमत उनकी है, वो चीफ ऑर्गेनाइजर है। इशू सारा ये है कि इसमें जो है उनको कोई आसान जगह नहीं मिली, यानी आसान तो नहीं है उनके लिए। लेवल प्लेइंग क्या, वो प्लेइंग ही नहीं मिला तो लेवल कहां से होगा? तो वो कोई अच्छी कंपेन, तो महंगाई पे, अनसर्टिनिटी पे सारे मामला, फिर वो जिन मुख्तलिफ शख्सियात को पहले से पता चल गया कि हमें आगे पीछे करने का इरादा है, तो वो खामोश होकर बैठ गए। तो मरियम नवाज साहब ही होती हैं आप देखें अमूमन अपनी उस मुहिम में। इशू ये है कि वो कई शख्सियात उनको रिसीव भी नहीं कर रही, वो जा भी नहीं रही, वो कंपेनिंग वो नहीं कर रही। तो बात एनीवे, तो अब इंतखाब है ही नहीं, तो मुहिम कहां से होगी शुरू? अब मुझे बताया ना, उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए, वो बहाल हो गए पुराने जी, तो वो पीटीआई के, हाँ, तो वो कागजात जमा करवा दें और वो उधर से वो बहाल हो जाएं, तो इंतखाबात ज़िमनी कलअदम हो गए। अच्छा, जो ज़िमनी इलेक्शंस होने हैं ना, उसके जिसके कागजात जमा हो रहे हैं इतने दिनों से, उसके लिए भी पैसे नहीं है, और उसके लिए भी फौज नहीं है, और उसके लिए भी सिक्योरिटी नहीं है ठीक पुलिस की जानिब से। आम इंतखाबात छोड़ दें। तो पीटीआई की दोबारा ऑपोजिशन में जाने को तैयार है डॉक्टर साहब? पीपल्स पार्टी तो पीटीआई तो तैयार है, आज पहुंचे थे उनके लोग सारे, लेकिन फिर उसके बाद ये हुआ कि वो स्पीकर साहब ने एक तो इजलास मुलतवी कर दी। स्पीकर की बड़ी पावर्स होती है ना, स्पीकर ने कहा राजा प्रवेश पर बैठी, उन्होंने कहा मेरे पास अभी तक वो नहीं पहुंची, नहीं वो कहते मेरे पास नहीं पहुंचा, वो पहुंचेगा तो बाहर दौरे पे चले जाएंगे, दौरे पे चले जाएंगे, इजलास काउंसिल बुलाएगा। लेकिन डॉक्टर साहब पीटीआई की हुकूमत भी यही करती रही है, डिलेट मकसद है कि वो फिर उसमें क्या हो। मुझे ये बताएं कि राजा रियाज हो या रियाज फतेहाना साहब हो, आने से क्या उनके कौन सा मसला हल होगा? ये निगरान हुकूमत, या मतलब ये जो है ना वो क्या करेंगे आके सर? मतलब ये भी कुछ, उन्होंने जेलों में जाना है या असेंबलियों में जाना है? जेल भरो या असेंबली भरो सर, ऐसे ही है। लेकिन ना एक कंफ्यूजन है ना, और सूरत हाल ही ऐसी है मुल्क की कि वो उसमें कोई सर पैर ही नहीं समझ रहा है। एक बंदा गायब है, परवेज इलाही साहब का, वो उसको तलाश करते फिर रहे हैं, वो उनके करीबी साथी हैं। अच्छा, अब वो गायब है 1-2 दिन से, पता नहीं बाजियाब हो गए कहीं से या नहीं हुए। ठीक, ब्रेक ले लेते हैं डॉक्टर साहब, वापस आके सियासत हर जगह परवेज इलाही साहब पंजाब, हर जगह घर गली कूचा बाजार तलाश जारी, वो कहाँ गए उनके वो करीबी साथी? किसी की जेब में तो नहीं घुस गए, कहीं कहाँ को उठा के ले गए, कोई नामालूम अपराध ले गए, वो लगे हुए हैं उसमें। उधर वो खान साहब से फिर उनकी शायद मुलाकात पता नहीं हुई है नहीं हुई, दोबारा कोई इत्तेहाद बन रहा है नहीं बन रहा, तहरीके मुस्लिम लीग काफ का उनका क्या बना ये नहीं पता। हुकूमत एक सूरत हाल सब देख रहे हैं कि आईएम के साथ मुआहदा हो जाए तो हम अपना नाम डलवा दें, और मुआहदा नहीं होता तो भी डलवा दें नाम अपना, जो होना है मुल्क के साथ होता रहे, वजीर तो बन जाए। ब्रेक ले लेते हैं डॉक्टर साहब।
वापस आके बात करेंगे मुल्क की सियासत पर मजीद। नाज़रीन, यहाँ पर ब्रेक, हमारे साथ रही है। खुश खबर वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, जो चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया है कि मौजूदा पार्लियामेंट से होने वाले कानून साजी भी मुतनाज़ हो रही है और काफ़ी उन्होंने रिमार्क्स दिए हैं इस केस के हवाले से। इस केस के हवाले से जो भी फैसला आता है, क्या उस सूरत में आप देख रहे हैं मुस्तकबिल में एहतसाब होता होगा? बिल्कुल देख रहा हूँ। ठीक, ये तो मेरा एक बिल्कुल मतलब एहतसाब तो होगा। ठीक है, सिस्टम तो पूरा कोई सिस्टम है मुल्क में इस वक्त, मतलब है कि अदालतें मुकम्मल फैसला कर रही हैं अब, यानी इलेक्शन कमीशन भी नहीं, इस्टेब्लिशमेंट मुकम्मल तौर पर डिसंगेज, मुकम्मल तौर पर डिसंगेज, और अदालतें आखिर में जो है वो सियासी फैसले करें। पार्लियामेंट टोटल इररेलेवेंट, बल्कि वो पार्लियामेंट जिसमें कोई कानून साजी हुई है तो उसको भी अदालत कह रही है कि ये क्या है, उन्होंने लिस्टें मंगवा ली हैं कि आपने ये मामलात कैसे ऊपर नीचे किए। और मैंने आपसे बताया कि देखें, ईयू ने आज ऐलान किया है कि वो तुर्की और शाम में जो ज़लज़ला आया और जहां पर जो सरकारी तौर पे बताया जा रहा है वो 17,500 शहादतें हो गई हैं ज़लज़ले में, तो वो डोनर्स कॉन्फ्रेंस ईयू करने जा रहा है। एक बड़ी खबर अभी ये आ गई है थोड़ी देर पहले कि वो जो ज़ेलेंस्की जो बरतानिया गए थे और बरतानिया में उन्होंने पार्लियामेंट से भी खिताब किया था और वहाँ पर ये तय हो गया था कि शायद बरतानिया अपने फाइटर जो प्लेन्स हैं उनको ट्रेनिंग करने, पायलट वो अब शायद दोबारा रीथिंकिंग हुई है तो शायद बरतानिया उससे पीछे हट रहा है उस बात से, तो शायद वो ना भेजें। और वो ब्रसल्स में है और ब्रसल्स में आज खिताब कर रहे हैं और ज़ेलेंस्की, लेकिन उसमें वो बात वही करने जा रहे हैं कि हमारे ऊपर बहुत बड़ा हमला होने वाला है रशिया का। तुर्की में ये सूरत हाल है जो अभी तक मौजूद है, बदकिस्मती के साथ वो ये है कि सारे मुल्कों ने मदद कर दी, पहुंच गई। अमेरिका, सबसे बड़ा जो डेलीगेशन आए हैं, जो बड़े डेलीगेशन, यानी डेलीगेशन कहा जाए या आप कहें कि जो इमदादी टीम, डेलीगेशन तो गलत लफ्ज़ में इस्तेमाल कर गया, जो इमदादी टीमें पहुंची हैं वो चाइना से पहुंची हैं। वो रशिया का कहना यह है कि सबसे पहले हमारी टीम्स पहुंची, जाहिर है पाकिस्तान की टीम्स दोनों जगहों पे पहुंची, सीरिया भी, दमिश्क भी और तुर्की भी। और वो इमदादी टीम्स, ये तो सिविलियन टीम्स है ना, फौज भी पहुंची हुई है, पाकिस्तान आर्मी भी पहुंची हुई है टर्की में और वहां हेल्प कर रही है। इंडिया से सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, मिस्र, जर्मनी, फ्रांस, सारे मुल्क तकरीबन। लेकिन प्रॉब्लम वहीं आके अटक गई है कि सीरिया कैसे जाएगा, बदकिस्मती के साथ। अब जो है ना, अब ये है कि आज बदकिस्मती से अभी कुछ देर पहले ये इतलात आ रही थी कि अब जिंदा बच जाने वालों के लिए लोग मायूस हो रहे हैं, क्योंकि बर्फबारी और बारिश और ये सारा तो जो मलबे तले दबे हुए लोग जो हम देख रहे हैं फुटेज के, बच्चे को निकाल रहे हैं और किसी खातून को, किसी बच्ची को, किसी शख्स को निकाल रहे, तो वो उम्मीद अब ख़त्म होती जा रही है। तो वहाँ से, और ये चूँकि ज़लज़ला 2005 का मैंने देखा हुआ है, तो ये 2 या 3 दिन पहले बहुत शोर की आवाज़ें लोग सुन रहे होते थे, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता, हम लोग मलबे में पानी फेंकते थे कि नीचे तक पहुँच जाए, किसी तरह से कुछ पहुँच जाए, लेकिन ये कि वो आहिस्ता 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 वो ज़ख्म होते हैं, टाँगें टूटी हुई, किसी के बाजू टूटे हुए, किसी के सर पटे, तो वो अंदर ही अंदर ब्लीड करते करते डेथ हो जाती है सबको। तो वो आहिस्ता आहिस्ता उम्मीद कम होती जाती है 3 दिन के बाद। तो अब पता नहीं कितने लोग नीचे दबे हुए हैं और वो अल्लाह करे कि निकलें, मजीद जिंदा बच के आ जाएं, लेकिन ये कि उम्मीद दम तोड़ रही है। और जो सबसे इसमें जो खौफनाक मामला है वो यही है कि यहाँ पर फिर एक सियासी इशू खड़ा हो गया है कि, और अभी तक खड़ा है, और वो ये है कि तुर्की जो है, तुर्की तो सारी दुनिया के सारे ही मुल्क तुर्की को मानते हैं और तुर्की के साथ सबके अच्छे ताल्लुकात, ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं, हमारा बरादर मुल्क है। लेकिन यह है कि सीरिया के अंदर वो बशारुल असद, अच्छा, और सीरिया में अगर आप सीरिया को देखें ना, 565 मील तवील सरहद है। पूरा का पूरा सीरिया जो था वो तो उस्मानी सल्तनत में था ना, ये तो हमने बात कल भी कर ली, ये तो सारी उस्मानी सल्तनत थी। और फिर उसके बाद जब ये अलग हुआ
ये उस्मानिया सल्तनत उस्मानिया टूटी, जो कल भी बात हमने की थी, तो सल्तनत उस्मानिया टूटी तो उसके बाद जो हते का इलाका है जहां एयरपोर्ट्स और तबाही बहुत ज्यादा आई है, वो उसके ऊपर सीरिया ने क्लेम रखा अपना अभी तक कि वो हमारा इलाका है, तो उस पर कशीदगी हमेशा रही, लेकिन बहरहाल एक बॉर्डर वहां पे बन गया तुर्की का और सीरिया का। और फिर उसके बाद 52 में वो चले गए अमेरिका के साथ, टर्की जो है वो नेटो का मेंबर बन गया और सीरिया जो है वो सोवियत ब्लॉक में आ गया। लेकिन इशू जो है वो ये है कि जब ये 2011 की जब से शुरू हुई, ये अरब स्प्रिंग कहें या फसाद कहें या इसको शोरिश कहें या जो भी नाम दें उसको, जो मुल्क टूट गए, सत्यानाश हो गया जिन मुल्कों का, बेड़ा गर्क हुआ इस अरब स्प्रिंग के नाम पे, तो उन मुल्कों में सबसे ज्यादा अगर कहीं खोरीजी हुई है तो वो सीरिया है, शाम है। शाम में बशर उल असद बचे इसीलिए कि अब मैं जरा तसव्वुर करें कि जिन जिन लोगों ने पंगा लिया यहाँ पे, या जो वो बड़े बड़े नाम चले गए, सद्दाम हुसैन, कद्दाफी, हुस्नी मुबारक, बड़े बड़े नाम, ठीक है। लेकिन ये है कि अब्दुल्ला साले ये लेकिन यहां पर अगर कोई बच गया तो हाफिजुल असद भी नहीं, बशारुल असद उनके साहबजादे, और उनको बचा लिया रशिया ने। अच्छा, अब लेकिन हुआ ये कि उस वक्त जो है जब सारा अमेरिका और अरब ममालिक और बाकी सारे तो फ्री सीरियन आर्मी उन्होंने तश्कील दी थी, वो फ्री सीरियन आर्मी जो है वो नेशनल सीरियन आर्मी बन चुकी है, और वो कई जो जो सरहदी इलाके हैं उनके ऊपर वो क्रॉसिंग्स वगैरह बंद, तो एक ही रास्ता खुला है, बाबा हुआ, ठीक है। और ये जो है इसको, ये अगर आप देखें ना तो ऊपर मेडिटेरियन सी से स्टार्ट होती है, वो टर्की का जो बॉर्डर सीरिया के साथ लगता है, जो मेडिटेरियन सी से चलता चलता जब नीचे आती है सरहद, तो नीचे आके फिर वो 3 मुल्कों की सरहद बन जाती है। पहले तो 2 मुल्क है ना, 2 मुल्क है, मेडिटेरियन सी है यानी तुर्की है और साथ उसके लगा हुआ है सीरिया। लेकिन जब नीचे आते हैं ना, तो नीचे आने के बाद जो है उनका इराक भी आ जाता है, इराक ऐड हो जाता है, तो तुर्की, इराक और सीरिया एक वो ट्राई जंक्शन से कहते हैं ना, तीन मुल्क एक पॉइंट पे मिलते हैं, एग्जैक्टली। तो अब इशू ये है कि वो दरमियान में जो रास्ता है, वो रास्ता सिर्फ वो हते से जो रोड आती है बाबा, वो वहां पे है। और वहां पर आज पहली दफा यूनाइटेड नेशंस के तीसरे दिन यूनाइटेड नेशंस के ट्रक्स क्रॉस हुए हैं, और इससे पहले वहां से सिर्फ लाशें आ रही थी, यानी यहां से जो मुहाजिरीन शाम से सीरिया चले गए थे, क्योंकि उस इलाके में सारा जल्जला आया, तो उनकी लाशें यहां आ रही थी, इमदादी सामान नहीं आ रहा था, तो लोग इंतजार कर रहे थे कि ये किसी तरह से सामान तो अंदर आए। इसीलिए सऊदी अरेबिया ने और पाकिस्तान, कई मुल्कों ने अच्छा किया कि वो डायरेक्ट यहां से पहुंचे, यानी फ्लाइट्स पहुंची और डेमास्कस पहुंच गई कई मुल्कों की, सऊदी अरेबिया, यूएई, बाकी सारे बहुत से मुल्क। लेकिन कई मुल्क ऐसे हैं जो कि सीरिया, चूंकि नहीं मानते डेमास्कस को, डेमास्कस का मतलब है उनकी दारुल हुकूमत, जहां बशारुल असद का, तो वो उन्होंने इस चक्कर में वो उन्होंने कहा नहीं, हम तो मानते नहीं है, हमारी तो व्हाइट हेलमेट। इसके ऊपर चाइना ने बड़ा स्ट्रांग बयान दिया है। अच्छा, चाइना ने बड़ा स्ट्रांग बयान दिया है, और चाइना ने जो है वो ये कहा है कि भाई आप इसको बराह करम सियासी तौर पे इसको एक्सप्लॉइट ना करें, एक्सप्लॉइट ना करें। और इसको जी, ये जो 4th स्लाइड है ना, इसको हम जरा कवर करते हैं। चाइना जी, ग्लोबल टाइम्स, द यूएस टू पुट असाइड जियोपॉलिटिकल ऑब्सेशन, लिफ्ट यूनिलेटरल सैंक्शंस ऑन सीरिया। उन्होंने कहा पाबंदियां हटाएं, सारे रास्ते खोलें ताकि दुनिया की मदद वहां से जाए। लेकिन अमेरिका के लिए वो इशू है। अच्छा, ये 3rd स्लाइड, रिस्पॉन्डिंग टू अर्थक्वेक्स इन तुर्की एंड सीरिया, ये स्टेट डिपार्टमेंट ने वजाहत भी की है इस पे, क्योंकि प्रेशर आ रहा है ना, तो उन्होंने कहा भी है कि भाई हम जो है वो व्हाइट हेलमेट्स के थ्रू दे रहे हैं, हम अगर डायरेक्ट नहीं भी दे रहे तो हम यूएस एड उनको सपोर्ट कर रही है, हमारी टीमें। ठीक है, ब्रेक ले लेते हैं डॉक्टर साहब, वापस आएंगे, बात करेंगे खित्ते के मामलात पर। नाज़रीन, ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, IMF से मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं, कुछ देर बाद वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार साहब इस बात का ऐलान करेंगे। बहुत अच्छी खबर है कि ये, मैंने कहा ना कि अब हमने क्या शराइत मनवाई है उनसे, ये अब देखना है। और लेकिन इसके नतीजे में ये बहुत अच्छी खबर है, ठीक है। अच्छी खबर इसलिए है कि इसके नतीजे में अवाम के लिए बहुत 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 बुरी खबरें आएंगी, लेकिन बहुत ज्यादा बुरी खबरें, बहुत ज्यादा बुरी खबरें नहीं आएंगी और दिवालिया की तरफ आप नहीं जाएंगे। और यकीनन महंगाई के लिए लोग एक्सपेक्ट करें कि महंगाई, गैस, बिजली, ये सारे मामला, टैक्सेस, ये वो सारे तो। लेकिन बहरहाल IMF के साथ ये एक जो हमारा मेमोरेंडम है वो अभी कुछ देर में ऐलान हो जाएगा उसका, इसहाक़ डार साहब।
उसके नतीजे में अच्छा अब यहां पर जब अब महंगाई का तूफान आएगा तो मैं फिर वही बात कह रहा हूं कि यहां पर फिर वो केस मजबूत होगा। अब मरीम नवाज साहबा को तो अब वो कैसे फेस करेंगी या क्या बयानियां बनाती हैं उसको छोड़ दें। इमरान खान साहब कैसे इलेक्शंस की तरफ लेके जाते हैं मामलात को, ये असल इम्तिहान है। और कैसे देखिए, अगर वो फर्ज करें वो बयानियां नहीं बना रही है, अभी फर्ज करें उनका बयानिया नहीं बनता, फर्ज करें तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इलेक्शन आगे हो जाए। वो फिर 3 महीने बाद 4 महीने बाद वाले बयानी बने। असल मामला ये कि इमरान खान साहब ने इलेक्शंस पे कैसे लेके जाते हैं हुकूमत को और कैसे मोबिलाइज करते हैं कि इलेक्शन हो ताकि वो 2/3 या 3/4 मेजोरिटी के साथ वापस आए। तो यहां पर अब ये मेरे ख्याल से एक अदम इस्तेकाम देखते हैं कि आज के ऐलान के बाद, इस मेमोरेंडम के साइन होने के बाद, क्या कोई अच्छी खबर है आवाम के लिए। कहीं पर इसाक डार साहब कायल करने पे, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब भी आखिरी जो इनका दौर था उसमें वो भी गालिबन वीडियो लिंक पे शरीक हुए हैं मुज़ाकरात के, तो क्या वो कुछ मनवा लिए हमने आईएमएफ से, या अब सारा ही आईएमएफ की जो कंडीशंस हैं उसके ऊपर ही हम मान के और ये मेमोरेंडम साइन हुआ है। तो वो अभी कुछ देखते हैं कि उस मुबारक हो के पीछे आवाम के लिए कितना दुख या दर्द सामने आता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का वक्त। लेकिन अच्छा हुआ है, ये बहुत अच्छा हुआ है, ये होना था हमें आईएमएफ के साथ करना था। बिल्कुल सर, ताखीर हुई उसके नतीजे में और कंफ्यूजन हुआ उसके नतीजे में सारे प्रॉब्लम्स। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नायला अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ जी डॉक्टर साहब। अपने दोस्तों रिश्तेदारों को के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।